इसी बीच अंबाला मैम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैम थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैम सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे आंकड़े दिखाए दर्शकों को, बताए यहाँ पर कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध या फिर इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति दिख रही है उससे क्या जो है स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। इसी बीच इकोनॉमी के कुछ बड़े नंबर्स भी आए, जीडीपी के आंकड़े आए यहाँ पर, ऑटो सेल्स के अच्छे नंबर्स आए, जीएसटी कलेक्शन भी आया यहाँ पे जो 8% के साल के हिसाब से स्थिति दिखाता है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ मैम कि आपको अभी क्या गिरावट दिख रही है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से एक और बयान यहाँ पर अभी आया, लेटेस्ट बयान, कि भाई जो ये एस्केलेशन ये करीब 4 से 5 हफ्ते तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। अभी यहाँ पे मामला ठंडा होता हुआ दिखा, लेकिन हालांकि कुछ बयान भी निकल के आए हैं जो उन्होंने कहा है कि अभी जो है कुछ यहाँ पर जो ईरान के जो बड़े अधिकारी हैं या फिर कई मंत्री हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हमें याद है कि बजट डे का जो लो था वो 24,575 के आसपास का था, और उसके बाद रिकवरी होते होते यहाँ पर हमने देखा था कि 24,800 के नंबर्स लेवल्स वहां तक आते हुए दिखे थे। अभी आप क्या मान रहे हैं, क्या कितना डाउनफॉल और दिख रहा है आपको यहाँ पर? एक मैक्सिमम स्ट्रेच में हर्षी मुझे 24,300-200 की रेंज दिखती है, एंड वहां पर निफ्टी ईटीएफ वगैरह को खरीदना, निफ्टी 20 को खरीदने का भी वो एक इन्वेस्टर बना सकता है। सो दिस इज रियली नॉट समथिंग टू बी गेट पैनिक्ड अ लॉट। मौका आएगा तो उसमें वाइजली अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो ईटीएफ का रास्ता जो है आप लोग चूज कर सकते हैं, जो लोग थोड़े सेफर अप्रोच में जाना चाहते हैं। बट यस 24,300-200 की रेंज आनी चाहिए, इसी मंथ में आनी चाहिए मोस्ट लाइकली। अब इसको टाइम नहीं करेंगे कि वो 10 दिन में आएगी या 2 दिन में, बट इस मंथ में निफ्टी का 24,300-200 की रेंज को हिट करना चाहिए, तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं। अच्छा मैम, 24,300 और 24,200 तक के लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे इस महीने के अंदर, यानी कि ये जो है अभी जो लेवल्स हैं इसमें जो निवेशक हैं या फिर कहें ट्रेडर्स की बात करें, बल्कि निवेशक की क्या बात करें, हम लोग यहाँ पे ट्रेडर्स की बात करें, तो मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ फिर कैसी स्ट्रेटजी, क्या शॉर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करके रखना चाहिए? क्योंकि अभी ऐसे बाजार में तो मैम पोजिशन ना किया जाए तो सबसे बेहतर वही रहता है, माना जाता है। यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरी सलाह ट्राई टू गेज द डायरेक्शन एंड उसको भी हेज करो, मतलब रिस्क लीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बट द आइडिया इज कि उसको एनकैश कैसे करें। सो देयर आर 2 वेज। जब आप ट्रेड कर रहे हो इंडेक्स लेवल पर, तो पहली बात तो ऐसे ही स्टॉक्स चूज करिए, ऐसे ही लेवल्स, ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करिए जो डेरिवेटिव में हो, जहां पर आप दोनों तरह के व्यूज को ट्रेड कर सके। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लेवल अभी आया नहीं है। सो इंडेक्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 2 तरीके हैं, या तो आप नेक्स्ट मंथ के कॉल एंड पुट एट द मनी प्राइस पर आप सेल कर बाय कर लीजिए, और जिसमें कि आप अगर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हो तो आप न्यूट्रल व्यू पर बाय कर सकते हैं, और एल्स जो आपका अप्रैल मंथ का फ्यूचर है आप उसको बेचिए और एट द मनी पुट को आप कॉल यानी 25,000 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक जो डाउन साइड का व्यू है वो ट्रेड हो जाएगा। और साथ में वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए आप हेज भी रहेंगे। इन नेट आपका ज्यादा लॉस होगा नहीं, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज मार्केट में ट्रेड हो सकती है वो आपको अनकैश हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं, या तो स्ट्रैडल ट्रेड करें नेक्स्ट मंथ के यानी अप्रैल के, या फिर नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बेचकर करंट मंथ की एट द मनी 25,000 की कॉल, जितने भी रेशियो में आप बाय या सेल कर रहे हैं उसको सेम अनुपात में यानी सेम रेशियो में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर बेच के भी चला जा सकता। बिल्कुल मैम ने यहाँ पे हेज स्ट्रेटेजी बता दी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए यहाँ पे। और जो है मैम से मैं पूछूंगा एक सवाल भी एफआईएस को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले देखिए आज जो है किन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में जंग में जो कुछ ऐसे शेयर्स है जो बहुत ज़्यादा साफ तौर पे असर देखने को मिल सकता है। आप देखिए क्रूड के से जुड़े शेयर, आप देखिए इसको 2 हिस्सों में बांट के आप समझिए। अपस्ट्रीम कंपनीज कौन सी होती हैं यहाँ पर? अपस्ट्रीम कंपनीज बेसिकली वो होती हैं जो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करती हैं, यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें आप देखिए जो है खरीदा जाता है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज जो हैं यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोर करती हैं। यहाँ पर जैसे जैसे जो क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनको कंपनीज को फायदा होता है। डाउन स्ट्रीम जो होती है रिफाइनरी, जैसे क्रूड के अंदर से पेट्रोल निकालना, उसको क्या कहते हैं एटीएफ निकालना, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज होती हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें जो होता है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है डाउन स्ट्रीम कंपनीज के ऊपर, और अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा होता है, जिसमें ओएनजीसी और ऑयल इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां, अगर क्रूड भागता है तो इनको फायदा अपस्ट्रीम को, और डाउन स्ट्रीम जो है यहाँ पर इसमें दबाव देखने को
को मिलता है। मैम ऐसी स्थिति, क्योंकि देखिए दो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेके आया है वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कि भाई ईरान की तरफ से कि हम ऐसा कुछ नहीं बंद करने जा रहे, इसके ऊपर अभी तक जो बयान निकल कर आया है। उनका ये कहना है कि ऐसा हम लोग अभी फिलहाल के लिए नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये भी जरूर है, हम लोग देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को भी इसमें बीच में अटैक होता हुआ दिखा है, बहुत सारी चीजें होती हुई दिखी हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और इसका असर इन स्टॉक्स के ऊपर किस लिहाज से देखा जाए और किस तरीके से प्ले किया जाए? क्योंकि मैम ऑयल इंडिया तो ऐसी है जो अपने हाइस के ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। तो आज के डेट में सिर्फ ऑयल इंडिया ही एक ऐसा स्टॉक लग रहा है जिसको आप खरीद कर चल सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा ऑलरेडी काफी अपसाइड का मूव कंटिन्यू हुआ है। ऑयल इंडिया इज समथिंग जो अभी 483 पर है। एनीवेज मुझे लगता है कि आज गैप अप होगा, बट इन दैट वे ऑल्सो आपको थोड़ा सा रिस्क, पैसा बनाना है तो रिस्क लेना होगा, लेकिन कैलकुलेटेड, इट्स सिंपल। तो आप ज्यादा भी रिस्क मत लीजिए, लेकिन 480 से 495 की रेंज में अगर ये मिल जाए तो वहां पर खरीद के चल सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं पोजीशंस को। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशन में 450 का मेंटेन करेंगे और कम से कम 550 का 540 से लगभग 600 का टारगेट इस पूरे मोमेंटम में आपको मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़े से बड़े ही टारगेट मैंने दिए हैं ताकि पूरा का पूरा जो इवेंट है, ये बड़ा इवेंट हो रहा है मार्केट में, तो उसका फायदा आपको इस तरह से मिल सकता है। तो यानी कि मैम ऑयल इंडिया में जो अभी हैं वो बने रहें और यहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह रहेगी या नहीं अभी मैम? खरीदारी की सलाह रहेगी। आप 480 से 500, 480 से 495 इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। 450 कैसल लगाइए, जो पुराने हैं वो तो बने ही रहिए। 540, 600 आर द टारगेट्स। ठीक है। और इसी बीच और भी दर्शकों के जो है, जैसे जहीर अब्बास जी कह रहे हैं, हर्ष जी कहाँ गायब हो गए थे, आपके बिना मॉर्निंग शो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना जुड़ते हैं, सब प्यार देते हैं अपना। इसके बाद आपका जो सवाल है और दर्शकों के जो सवाल है और भी हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट से लेने की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आप जान लीजिए यहाँ पे। और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ खासतौर पर ऐसे स्टॉक जो मिडल ईस्ट में एक्सपोजर रखने वाले स्टॉक्स हैं, इसमें लार्सन टूर्बो हो गए, वेल्सपन कॉप हो गए, KEC इंटरनेशनल हो गए, इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो और भी बहुत सारी कंपनी हम लोग लगातार देखते हैं। खासतौर पर L&T की बात करें तो आप देखिए L&T जैसे जो स्टॉक्स हैं उनका जो है बैक टू बैक एक बड़ा एक्सपोजर जो है वहाँ पर आता है। और करीब मैं आंकड़ा भी देख रहा था, करीब 12 से 13% का जो रेवेन्यू है वो मिडल ईस्ट से है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस लिहाज से। और वहाँ पर देखिए एयरपोर्ट भी बंद हैं, कई तरीके की यहाँ पे जो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। मैम एक इनमें से कोई स्टॉक या फिर आपको और स्पेसिफिक इसके अलावा कोई कंपनी जो आपको लग रहा हो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है? एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड जी मैम। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आप ये देखिए अगली कंपनीज की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर और बताते हैं आपको कौन सी कंपनी है। गोल्ड फाइनेंस और ज्वेलरी शेयर भी जो है वो इससे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आप देखिए हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन 1 से 1.5% की तेज़ी गोल्ड में जो है वो देखने को मिली है। तो इसका असर गोल्ड फाइनेंस और ज्वेलरी शेयरों पर भी देखने को मिलता है। जब अस्थिरता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो गोल्ड और सिल्वर भागते हैं और उसका असर जो है जैसे मनापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयरों पर भी देखने को मिलता है। जी मैम बताएं। तो L&T की जगह पर आज जो KEC है, KEC इंटरनेशनल, वहां पर हम थोड़ा बहुत वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। इट इज लाइक ट्रेडिंग एट 585। मोस्ट लाइकली हमको 560 रुपए से लेकर के 580 की रेंज में आज मिलना चाहिए, और इसी रेंज में एक बाय ट्रेड बनता है। और आप उसको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखें, जो कि आपको कम से कम 620 से लेकर के 670 के टारगेट दिलवा सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो कि आपको सिर्फ मेंटेन करना चाहिए 520 पर। बाकी L&T में अभी कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, यहाँ पर और डिस्काउंट पॉसिबल है। करंटली L&T 4278 पर है, एंड यहाँ हमें 4100 का कम से कम तो वेट करना ही चाहिए कि यहाँ आए तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 39,500 और 3950 स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और 4250 से लेकर के लगभग 4400 का टारगेट चेस कर सकते हैं। बट ये रिस्की कॉल है, KEC ज्यादा बेटर है। ठीक है। अच्छा मैम, एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि गोदावरी पावर पर मैम की कॉल थी, क्या किया जाए? यहाँ पर 27 शेयर हैं और 557 पर 13 सेल कर दूं, शेयर कर दूं 1200 पर, प्लीज सजेस्ट कीजिए। मैम आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? कितने की बाइंग है? 557, 266 पर है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप मैम, क्योंकि क्लैरिटी एक बार अब्बास जी एक बार क्लैरिटी से अपना सवाल भेजिए। हालांकि गोदावरी पावर के ऊपर मैम आपने सलाह दे दीजिए, क्योंकि आपकी कॉल थी उसके ऊपर क्या करना चाहिए इनको। मेरी कॉल अभी भी ना तो स्टॉप लॉस हुआ है ना ही टारगेट, मतलब सेकंड टाइम का टारगेट, पहले तो हो चुका है,
बट अभी अगर आपको होल्ड करना है तो आपको जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसी के साथ होल्ड करिए, उसके नीचे मत जाइएगा। टू बी स्पेसिफिक, अगर मैंने कॉल की है तो स्टॉप लॉस इसमें एनीवेज डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग कितने की है, क्योंकि 2 बार ही इसमें मैं कॉल दे चुकी हूँ और टारगेट भी हो गए। बट अभी के लिए जो अभी सिचुएशन है, आप इसमें एक स्टॉप लॉस 255 रुपए का ही मेंटेन करिएगा। और अगर ये गैप डाउन से ही ब्रीच हो रहा है तो भी छोड़ दीजिए, 255 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। बट जो लोग पहले से पोजीशन है, लाइक जो लोग 220-30 के भाव पर आए हुए हैं, दे मस्ट बुक देयर प्रॉफिट एज ऑफ नाउ। ठीक है मैम। मैम ऐसे समय में तो गोल्ड फाइनेंस और ज्वेलरी स्टॉक्स भी रडार पे रखने चाहिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कहीं पे अगर कोई निवेशक या फिर इन्वेस्टर बेसिकली यहाँ पर ट्रेडर जो है अगर देख रहा हो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इंटरडे के लिहाज से? नहीं, मन्नापुरम एक लीडिंग बनता है इसके लिए, बट वो अभी भी डिक्लाइन वाले सेटअप पर ही है। तो मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, टाइटन को एक बार आप जरूर देख सकते हैं, मतलब, लेकिन फिर भी वो भी एक इन्वेस्टमेंट आइडिया, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग वाला आइडिया। ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेड वाले सेटअप्स नहीं है, ऑलरेडी ये चल चुके स्टॉक्स है। रही बात मन्नापुरम, तो मन्नापुरम अभी 282 पर है। एक्यूमुलेशन थोड़े सस्ते में करने की कोशिश करें, लगभग 255 के भाव पर। पुराना सपोर्ट जो है मुथूट फाइनेंस की अगर आप बात करोगे स्पेसिफिकली, तो यहाँ भी आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो आप इंट्राडे में प्ले कर सके। सो टू बी स्पेसिफिक, आप सिर्फ एक ट्रेड टाइटन में ब्रेकआउट चाहे तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी तीनों स्टॉक्स है यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। देखिए, हर दिन न्यूज प्ले करने की जरूरत नहीं होती, प्राइस पहले रिएक्ट करता है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी बचा हुआ जो थोड़ा बहुत असर आता है तो बहुत लिमिटेड होता है, यानी छोटा असर होता है। तो वो जो चीजें हैं वो अभी आपको प्राइस में ऑलरेडी दिख गई हैं। मतलब, रही बात की खरीदना है अगर आपको, तो थोड़ा रुक कर खरीदे ताकि आप महंगी बाइंग ना कर ले। तो इंट्राडे सेटअप या तो सेल राइज का बनेगा इन स्टॉक्स में भी, हालांकि न्यूज इनके लिए पॉजिटिव है, बट सेटअप के अकॉर्डिंग इनमें मुथूट फाइनेंस लीजिए, मन्नापुरम लीजिए, आपको सेल राइज का ही दिखेगा। बट टाइटन में एक बार को ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं, बट इट्स रिस्की, अवॉइड करिए। आज की मार्केट में आपको इंडेक्स में मौके मिलेंगे, इंडेक्स में आप हेज ट्रेड बना करके चल सकते हैं सेल राइज के व्यू के साथ में। ठीक है मैम। मैम और भी स्टॉक्स हैं इसमें, क्योंकि खासतौर पे ऐसे स्टॉक्स जो एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इंडिगो की हम लोग बात करें यहाँ पर, और हमने देखा बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल होती हुई दिखी है यहाँ पर। इंडिगो देख लीजिए आप, स्पाइस जेट देख लीजिए, हालांकि इंडिगो ज़्यादा मैटर मायने रखता है यहाँ पर। इंडियन होटल्स हो गए, या एक्जिको, या यात्रा ऑनलाइन हो गया मैम। ये जैसे स्टॉक्स जो हैं खासतौर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दुबई का जो एयरपोर्ट था यहाँ पे वो बंद होता हुआ दिखा है यहाँ पे 2 दिन के लिए। इस तरह वहाँ के मार्केट्स को भी बोला गया कि भाई 2 दिन के लिए बंद रहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसका असर देखने को मिलेगा। और खासतौर पर दूसरा इम्पैक्ट भी है कि ETF जो यहाँ पर जो है उसके प्राइसेस भी बढ़ते हुए देखे हैं, तो उसका असर भी होता है यहाँ पर कंपनीज के रेवेन्यू पर, मार्जिन्स पर। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अभी आपको इंडिगो की तो बात, इंडिगो आना है 4100 और 4200 के रेंज पर इंडिगो को आना है, और अभी 4800 पर है। तो अभी रीजंस भी बन गए। जब मैं बोल रही थी तब रीजंस नहीं थे उतने क्लियर कि क्या रीजन और क्या रीजन आएंगे। जो मार्जिन प्रेशर है वो तो है ही, बट अब अभी आपकी स्ट्रेटेजी इंडिगो में यही होनी चाहिए कि आपको 4200 और 4100 की रेंज का वेट करना ही चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर प्लानिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन दिस। और रही बात की जो पहले से हैं बेच दे, क्या बेच दो अगर आप 4200 और 4100 को हैंडल नहीं कर सकते तो। और दूसरा, जैसे दूसरे आपने जो स्टॉक्स गिनाए हैं, यात्रा, नो फ्रेश लॉन्ग्स इन दिस। एक मोमेंट अगर आपको ट्रेड करना ही है, अब 118 पर है, 80-90 के भाव पर आए तो प्ले कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। कुछ जो हॉस्पिटैलिटी वाले जो स्टॉक्स हैं, जिनके मार्जिन पर, क्योंकि अनसर्टेनिटी के तौर पर, देखिए, गवर्नमेंट या फिर कंट्रीज बोल दे कि अब 2 दिन के बाद एयर शुरू हो गया है, एयर ट्रैफिक शुरू हो गया है, आना जाना कर सकते हैं, बट उसमें भी ज्यादातर लोग ना अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ना कि छुट्टियां मनाने की। सो दैट इज रियली ट्रू थिंग, जो कि सेंटीमेंट बेस पर अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इंडियन होटल भी, इट्स अ सेल ऑन राइज ट्रेड, इट्स अ सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी ओनली। तो फिलहाल के लिए 670 के आसपास में ये है। मेरा अनुभव ये कहता है कि इस स्टॉक को कम से कम 600-580 के पास आना चाहिए, एंड वहां पर डेफिनेटली वन शुड थिंक ऑफ बाइंग। ठीक है मैम। यहाँ पे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का भी सवाल ले लेंगे, अभी डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल है। लेकिन मैम उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि FIs को लेकर मैम स्थितियाँ फिर से एक बार बदलती हुई दिखी हैं। हमने देखा, आंकड़ा निकल के आया कि फरवरी में 17 महीनों के सबसे हाई के ऊपर स्थिति जो खरीदार बनते हुए दिखे वो FIs दिखे। 17 महीनों में फरवरी महीने में सबसे बड़ी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन उसके सामने आप ये देखिए मैम
शुक्रवार को 7,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। क्या एक अंदेशा था, स्थिति अब पता नहीं क्लैरिटी क्या है। लेकिन दूसरी चीज मैम यहाँ पे अगर आप नेट शॉर्ट को भी देखें वो वापस जो है करीब करीब 1.24 लाख हो गए हैं। अगर आप ओवरऑल इंडेक्स में भी निकाले ना तो करीब 13,000 करोड़ की बिकवाली हुई है 27 फरवरी को। और जब 200 डीएमए के लेवल से हम लोग नीचे हैं और ऐसे समय में शॉर्टिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस होना, मैम ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर? क्या फिर से वही स्थिति देखने को मिलेगी, विश्वास ना किया जाए एफआईएस के हिसाब से, अगर पोजिशनिंग के हिसाब से देखी जाए तो? यस, और मैं तो तब से बोल ही रही हूँ ना हर्षी कि ये वाला जो साल है, मतलब आई वाज स्टिक टू माय व्यू कि ये, क्योंकि करेंसी देखिए, या तो आपके एक्सपोर्ट बढ़े, सिंपल सा है, या फिर आपकी करेंसी मजबूत हो जाए, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। सो दीज आर द सिग्नल्स जिससे कि आप ये गेज कर पाएंगे, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि एफआईएस का रुख क्या रहेगा आने वाले साल के लिए। जीडीपी के डेटा अच्छा है, बट एक्सपोर्ट का नंबर आप उसमें देखो उतना सुंदर नहीं है, उतना इंप्रूवमेंट नहीं है जो कि एफआईएस को अट्रैक्ट कर सके, दैट टू व्हेन वी आर ऑन अ हायर वैल्यूएशन। तो बहुत ज्यादा मैक्रो फैक्टर्स वर्ल्ड में क्या रहा है वो तो अलग बात हो गई। एक जीडीपी की जो ग्रोथ की 2047 तक अगर हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है और उसके अराउंड अगर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो ग्रोथ पेस वैसा होना चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए वो सारे जो डिस्कनेक्ट दिख रहा है लोगों को। तो रही बात कि अभी एफआईएस का आउटफ्लो डेटा बता रहा है अभी भी कि ये कंटिन्यू रहेगा। मैं फिर से उस चीज को अंडरस्कोर करती हूँ कि कम से कम ये वाला जो साल है, मतलब जून तक तो आप मान के चले कि एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं रहेगा हमारी मार्केट में। दे लाइक टू पुल आउट देयर मनी, जितना हो सके मार्केट से वो पैसा निकालेंगे। जब तक कि हमारी करेंसी 80 के आसपास नहीं आती, 82 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब इट्स लाइक कि कैसे होगा, ये सबके मन में सवाल है कि होना तो ये चाहिए 80-82 के आसपास करेंसी आ जाए तो एफआईएस लौट जाएंगे, बट होगा कैसे? तो ये एक बड़ा सवाल है। ये पॉलिसी मेकर्स, सेंट्रल बैंक ही इसमें कोशिश कर रहे हैं, बट वो तो नहीं पा रहा है फिलहाल के लिए। रही बात आगे का आउटफ्लो रहेगा कंटिन्यू, उस हिसाब से आप मार्केट की जजमेंट करके चल सकते हैं। इंडिया विक्स को आप गेज करिए फिलहाल के लिए। इंडिया विक्स 13.70 पर है, जो कि ये बता रहा है कि ये वोलेटिलिटी मार्केट में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल। एक चीज जरूर है, आपने इंडिया विक्स की बात करी तो फ्राइडे को जिस तरीके से बाजार गिरा उस हिसाब से नहीं, सिर्फ 4% के आसपास जो है हमने देखा इसमें तेजी बनती हुई दिखी थी यहाँ पर जी। प्री मार्केट अभी 24,300 के आसपास चल रहा है, तो अगले हफ्ते आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24,300 वगैरह बहुत जल्दी आ जाए। तो आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करें। मौका है तो देखिए, आप पोर्टफोलियो में है तो यू कांट डू एनीथिंग, बट हैव सम मनी जिसमें आप ऑप्शंस को वाइजली, डायरेक्शन को मत ढूंढो। आपको पता है कि डाउन साइड का प्रेशर होगा, बट डोंट चेंज द डायरेक्शन। न्यूट्रल हो जाओ, जिधर भी मूवमेंट बने उधर का मूवमेंट पैसा आपका बच जाए, वैसी ही स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करिए। कई बार आपको पता है कि क्या होना है, बट आपको स्ट्रेटेजी ऐसे प्लान करनी है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसे स्ट्रेटेजीज को प्लान करिए। तो सेलिंग प्रेशर रहेगा, अपनी स्ट्रेटेजीज पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है मैम। एक मुकेश कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि वीएसटी जो है इन्होंने 250 जो शेयर खरीदे हैं 1,000 रुपए पर। आज इंडस्ट्रीज है 330 शेयर्स जो है 700 शेयर्स खरीदे 330 रुपए में। क्या करना चाहिए यहाँ पर? एग्जिट करें यहाँ पर क्या? देखिए, अगर किसी भी स्टॉक में, अभी तो मैं अपनी बात नहीं करी, बाकी आप अपने बाकी जिनकी अगर फॉलो करते हो तो उनको भी देख सकते हैं। बट इन दिस ब्लैंकेट इफेक्ट, अगर ब्रॉडर मार्केट पे प्रेशर है तो छोटे मंझोले स्टॉक्स पर भी प्रेशर होगा। तो अगर किसी भी स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस लेवल ट्रिगर हो रहा है, यू गॉट टू एग्जिट। किसी को पूछिए मत, किसी से वेट मत करिए। अगर आप स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएंगे तो आपके हाथ से नेक्स्ट टाइम वो एनकैश करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो ये सिंपल चीज को ध्यान में रखना। बाकी प्रज इंडस्ट्रीज का मुझे जहां तक याद है 2 बार ये रिकमेंडेशन आई है। एक बार इसमें बड़ा अच्छा सा, शायद 2 दिन में 30% का एक टारगेट मिल गया है। अभी फिलहाल के लिए आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर 270 का होना चाहिए, जिन्होंने 2 दिन पहले मार्केट सेशंस में अपनी एंट्री बनाई है। तो उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस शुड बी एस 270। आप उसके साथ उसको होल्ड करके चल सकते हैं, जिसमें कि 350 एंड काइंड ऑफ 385 के टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन रखिए विद मैनेजिंग और स्टॉप लॉस। और वीएसटी को लेकर के भी वही व्यू है कि आप बहुत ही बॉटम के पास में है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान की गुंजाइश है नहीं। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 220 का। 220 का। मैम दर्शक जो हैं वो कुछ मैं देख रहा था डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर जाना जाता है। जैसे युद्ध की स्थिति बनती है तो उनको लगता है कि भाई भाव ऊपर जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे जो है इस पोजीशन में ट्रैप हो गए हैं। मैम इसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए, दर्शकों को समझाइए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो गलती वो कर देते हैं इस तरह की गलती ना करे भविष्य में यहाँ पर, क्योंकि बहुत अब जो स्थिति है जियोपॉलिटिकल काफी वो लगातार जो है युद्ध की स्थिति बनती है और उनको लगता है कि भाई ऐसी स्थिति है तो चलो मौका है ये।
देखिए ये मौका मतलब मैं आपको इसको और सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहती हूँ। जी। प्राइस जो है ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है तो मुझे पहले पता है और उसकी तैयारियां मैं पहले से शुरू कर देती हूँ। लेकिन हम्म। अगर बाहर कुछ हो रहा और बाकी लोगों को इनविटेशन बाद में जाता है, तो जो प्राइस है ना, प्राइस वो फैमिली मेंबर्स है, प्राइस को सबसे पहले रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो फिलहाल के लिए जो भी हमारा ये डिफेंस स्टॉक में आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स को आप छोड़ दीजिए, जैसे कि भेल चल रहा था, बीएल चल रहा था, एचएएल अपने खुद के कारणों से गिर रहा है क्योंकि वहां पर जो क्रैशेस वगैरह हुए। तो पारस डिफेंस अपने खुद के कारणों से गिर रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि न्यूज आने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्टिव मत हुई है। पहले से ही अगर आपको न्यूज आ भी गई, अभी जैसे पूरा ये पूरी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जहां पर सिर्फ वॉर वेपन्स इन सब की बातें हो रही है, तो क्या आज के आज सारे डिफेंस के स्टॉक्स भागने लगेंगे? वैसे नहीं होता। इसीलिए अच्छे से बैठो और देखो कि खरीदारी करनी कहां पर है। अभी आप अपनी पसंद के स्टॉक, जैसे कि एचएएल है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, बट खरीदने कहां पर है? 3,900 के पास में कल मार्केट में क्लोज हुआ था, क्या यही खरीद ले? नहीं। किस मोमेंटम में ये एक 4200 के आसपास जा सकता है, इंपल्सिव मूवमेंट जा सकता है, बट शुड यू बाय? नो। आपको वैल्यू बैंक ढूंढनी है जिसको आप रख सकें एक बार। नो, डोंट इन्फ्लेटेड बलून को अगर आप बाय करोगे तो कोई भी आकर उसको पॉप करेगा और वो फूट जाएगा और आपका पैसा गया। ऐसी सिचुएशन से बचिए जहां पर आपको वैल्यू बाइंग स्टार्टिंग से मिल रही है, वैसी जगह पर आप आने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए मेरी नजर में 3 स्टॉक्स मैं आपको बता देती हूँ। एचएएल 3,500 के आसपास बहुत बढ़िया लगेगा, वहां पर खरीद सकते हैं। बीएल की अगर आप बात करोगे, बीएल आप आज की मार्केट में भी खरीद सकते हैं अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म से मिड टर्म का भी है। बीएचईएल भी आप अगर आप देखेंगे तो आप एक शॉर्ट टर्म बेट के तौर पर भी आज की मार्केट में खरीद सकते हैं। डेटा पैटर्न्स भी आप आज की मार्केट में खरीद के होल्ड करके चल सकते हैं। एचआर इज समथिंग दैट यू शुड वेट फॉर अ डिक्लाइन। तो हम्म। डिपेंड करता है स्टॉक वाइज। तो न्यूज इफेक्ट मिलता है और उस न्यूज इफेक्ट को निकाल के छोड़ भी देना है, मतलब इससे पहले कि वो बलून फूटे। मैं फिर से बोल रही हूँ, इससे पहले कि पूरा वो जो एक जो मौका है, जो इवेंट है, जो बबल बना है, उससे पहले कि वो फूटे, आपको पोजीशन हल्की भी करनी होती है। लोग वहां फेल हो जाते हैं एक्चुअली। तो वो हम्म। जैसे ये मूवमेंट आया वहां पे बुक करके निकल जाइए और भर भर के कुछ ऐसा मत खरीदो। एचईएल का 3,500 का वेट करना चाहिए, बार बार बोल रही हूँ, बाकी मर्जी आप लोगों की होगी। अच्छा मैम, एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्री ओपन में, और प्री ओपन की स्थिति जो है हमारी टीम इतने अलर्ट रहती है, विकास जी ने जानकारी साझा करी है यहाँ पर। और ये जो है करीब करीब अगर आप यहाँ पे देखें सेंसेक्स तो 3.5% के आसपास का दबाव दिखा रहा है मैम। और यहाँ पे अगर आप एनएससी पे देखें तो करीब करीब 2% का दबाव दिख रहा है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा पेन दिख रहा है यहाँ पे मैम। 400 450 500 पॉइंट का जो है यहाँ पे निफ्टी पेन दिखा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग को लेकर जो है निवेशक जो है घबरा जाते हैं, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अभी जो अच्छे शेयर्स हैं यहाँ पर अपने दर्शकों को हम लोग क्लैरिटी देना चाहते हैं, और वो मैम एक बार और अच्छे से क्लैरिटी देंगे। देखिए, आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके पास आप कन्विक्शन है, आपके पास बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, तो घबराना पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। उसके ऊपर कन्विक्शन रखिए। और मैम कुछ अच्छे स्टॉक्स में क्या मौका रहेगा यहाँ पर खरीदारी का, और ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? देखिए मैंने ना 10 दिन पहले शायद एक वीडियो बनाए थे कि अगर मान लो निफ्टी आपको 24,300 मिल जाए, 24,300 200, तो आप कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो खरीदने वाली कंडीशन पे रखना चाहिए। वही लिस्ट में यहाँ पर दोहरा देती हूँ। मुझे इस मार्केट में डिक्लाइन पर, इस मार्केट मतलब आज नहीं, 24,300 200 के आसपास जब निफ्टी आएगा तो मुझे वहां पर कुछ स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है, जिसमें कि रिलायंस का नाम है, टीसीएस का नाम है, टाटा पावर का नाम है, एचडीएफसी बैंक का नाम है, इसमें कोटक बैंक का नाम है, एंड इसमें एक और स्टॉक मैंने इंक्लूड किया था, एक सेकेंड। तो ये तो कुछ ऐसे नाम है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जो आप इस डिप में, इस प्रेशर वाली मार्केट में आप लोग जो है एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो हो गई है, जिसमें कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक कलेक्शन है, जो मेरी नजर में मुझे लगता है कि आप इनको उठा सकते हैं। आपदा में ही अवसर बड़े मिलते हैं। बुल मार्केट में से ज्यादा जब आप बेयर मार्केट में समझ के, यानी डिस्काउंट पर जब आप चीजों को अच्छे को उठाते हो, तो वहां पर सिर्फ पुल बैक जब तक आता है तब तक भी आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। बाय द टाइम पीपल विल थिंक कि आपको प्रॉफिट एंट्री करना चाहिए या नहीं, यू विल बी इन प्रॉफिट। तो ये कपल ऑफ स्टॉक्स हैं जिनको आप बिल्कुल डिस्काउंट में उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आईआरसीटीसी एक इंक्लूजन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे हर्षी जो कि बिल्कुल रडार पे रख के आप डिस्काउंट में खरीदने के बारे में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ये मौका है।
बिल्कुल। और ये देखिए इस समय जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा मार्केट की जो प्री ओपनिंग में ख़राब दिख रही है। यहाँ पर आप ये देखिए जो सेंसेक्स है 2000 पॉइंट से ज़्यादा 2775 पॉइंट्स का दबाव, 3.5% के आसपास का दबाव साफ तौर पे बीएससी में देखने को मिल रहा है प्री ओपन में। अगर आप यहाँ पे प्री ओपन निफ्टी में देखें स्थिति तो वहाँ पर भी बड़ी करीब 2% से ज़्यादा का गिरावट, दबाव 24,700 के लेवल के आसपास जो है वो स्थिति यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे तो काफ़ी जो पेन है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जो इतिहास क्या कहता है। अगर आप रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था फरवरी 2022 में हुआ था, सेंसेक्स उस समय जो था 2700 पॉइंट गिर गया था यहाँ पे। इसके अलावा आप ये समझिए हमास और इजराइल जो है उसके जो मार्केट्स हैं, आप ये देखिए जब युद्ध हुआ था तो 1% का दबाव वहां पर भी उस समय देखने को मिला था। और अभी 2024 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स उस समय 3.5% टूट गया था यहाँ पर। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें यहाँ पर जो 7 मई को होता हुआ दिखा था, वहाँ पे लाल निशान में था बाजार, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई थी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो इस तरीके से युद्ध होते हुए दिखे उसके बाद एक लंबा समय लगा रिकवरी में। यहाँ पर जो भारतीय बाजारों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे साफ तौर पर, ईरान इसराइल जो 2024 में होता 3.5% का दबाव भारतीय बाजारों ने झेला था साफ तौर पर। रूस यूक्रेन का जो युद्ध था फरवरी 2022 में करीब 2700 पॉइंट जो है सेंसेक्स टूटा था, और आज भी वही स्थिति यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे साफ तौर पे 2775 पॉइंट सेंसेक्स जो है यहाँ पर आप देखिए वो दबाव दिखा रहा है। बल्कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर है 78,543 के लेवल्स, 4.5% का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यानी कि कुछ और बड़ी खबरें जो हैं वो हो सकता है कि इस तरह की हो, क्योंकि बार बार क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई दिख रही थी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो है ईरान जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ आधिकारिक तौर पे वो पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ ट्रंप की तरफ से वो बयान जरूर आया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई कितनी एस्केलेट होगी ये तो वक्त ही बताएगा। मैम ऐसी स्थिति में जो आपके हिसाब से क्या जो सलाह रहेगी आज के हिसाब से, क्योंकि ये जो लेवल्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं कि पेन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। जो बैंक यहाँ पे निफ्टी बैंक था, क्योंकि क्या होता है जब क्रूड प्राइसेस जो यहाँ पर जो बढ़ते दिखते हैं तो उसका जो पेन है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, मतलब जो अपर साइड होता है उस पर देखने को जरूर मिलता है। यहाँ पे निफ्टी बैंक जो पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो था अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फॉल जो है वो हमने शुक्रवार को आते हुए देखा और 60,000 का जो लेवल था बल्कि उसके नीचे हम लोग जाते हुए दिखा। कहां पर आपको स्थिति दिख रही है यहाँ पर, क्या आगे करने की सलाह रहेगी निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक में सेल ऑन राइज का ही ट्रेड करना है। मैंने ऑलरेडी एक हेज ट्रेड मतलब आप मान ही लीजिए, मतलब आप मानेंगे यकीन करेंगे जितने लोग देख ही रहे, 61,300 पर हेज ट्रेड बनवा दिया था मेंबर्स को, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां पर थी वहां पर भी विद दिस व्यू कि आने वाले महीने में यानी फरवरी में ट्रेड इनिशिएट कराया था लास्ट ऑफ द वीक में, कि आने वाले वीक में कम से कम 2.5 से 3% 4% का मूवमेंट हमको स्पॉट चार्ट पर मिलेगा। बस उसी की प्लानिंग की और वो ट्रेड प्लान कर लिया। अब आप लोगों के लिए अब क्योंकि बैंक निफ्टी हो सकता है कि 59,500 के आसपास आपको मिले, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अभी भी डोंट ट्राई टू चेज द एब्सोल्यूट डायरेक्शन। प्रेशर दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको गिरावट के ट्रेड को प्लान करना चाहिए, लेकिन हेज के बिना मत करिए। अब आपकी जो भी फेवरेट स्ट्रैटेजी हो, आप थीटा को गेन करने के लिए करते हो या फिर आप मूवमेंट ट्रेडिंग प्लान करते हो, यानी स्ट्रैडल्स या स्ट्रैंगल, जो भी आपको प्लान करना है, प्लानिंग ऐसी ही करिए कि आप हेज हो, ताकि बड़ा कोई मूवमेंट आपके अगेंस्ट में जाए तो आपका बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। लिमिटेड नुकसान पर आपकी पोजीशन बनी रहनी चाहिए। सो दैट इज द ओनली व्यू। बाकी जो व्यू है बेरिश है, सेल ऑन राइज का है, स्ट्रैटेजी आप न्यूट्रल टू बेरिश अप्लाई कर सकते हो। ठीक है मैम, फटाफट से मार्केट खुलेंगे तो हम अपने दर्शकों से तमाम जानकारियां साझा करेंगे। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी हैं, लेकिन मैम एक जो सेक्टर है जिसने जबरदस्त पैसा बना के दिया वो ऑटो सेक्टर रहा है यहाँ पर। मैं क्योंकि ऑटो की सेल्स के नंबर्स आए और बहुत ही शानदार नंबर्स रहे यहाँ पर, अपने दर्शकों के सामने हम स्क्रीन पर एक बार रखते हैं और बताते हैं मैम ऐसे में यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ घरेलू पे मोर्चे पर बल्कि यहाँ पर एक्सपोर्ट के मोर्चे पे भी नंबर्स जो है वो काफी बेहतर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करें यहाँ पर तो एसयूवी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसके नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं यहाँ पर, और जो कंपनी की जो सेल्स है वो करीब 63,331 के आसपास जो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो बिकती हुई दिखी है यहाँ पर। अगर आप फरवरी महीने के साल दर साल के हिसाब से देखें यहाँ पर हुंडई मोटर्स की बात करें, हुंडई मोटर्स के फरवरी का जो महीना है आप समझिए कि बहुत ही शानदार कई सालों के बाद रहा है यहाँ पर। इसमें जो नंबर्स हैं अच्छे आते हुए दिखे। मारुति के जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो काफ़ी आते हुए बेहतर दिखे हैं। तो और खासतौर पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें यहाँ पर तो वो भी जो है वहाँ पे स्ट्रेंथन देखने को मिली है। 35% के आसपास का जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। मैम आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि अभी
और जान बाकी, क्योंकि एक तरफ तो जीएसटी के मोर्चे पर यहाँ पर हमने देखा था उस समय बूस्टअप मिलता हुआ देखा था, स्टॉक में एक बढ़त बनती हुई दिखी थी, एक बार वापस फिर यहाँ पे फेस्टिव सीजन को देखे और फिर अब जो स्थिति दिख रही है यहाँ पे जो सेल्स के नंबर आए हैं, आगे ये स्ट्रेंथ रफ्तार मिलती हुई दिखेगी, स्पीड मिलती हुई दिखेगी और भी पॉसिबल है। और इसमें आपको डिस्काउंट पर डिप में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो अभी करंट प्राइसेस। और एक और चीज जो हो रही है कि ऑटो कंपनीज अपने व्हीकल्स के अपने जो भी आउट यूनिट्स है उनके प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो बढ़े हुए स्टील या कमोडिटी के प्राइस से जो उनके मार्जिन दबे थे, सो वो यहाँ पर मैचअप होने की कोशिश हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आएगा कि यहाँ पर इनके जो नंबर्स है, जो इनके फाइनेंस आउटपुट नंबर्स है, रिजल्ट्स है या फिर अर्निंग्स है, वो बेटर मार्जिन की वजह से बेटर हो जाएंगे फिर से, क्योंकि इन्होंने अपने रेट को इंक्रीज करने का प्लान कर लिया है। अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ गई इस विषय पर। तो रही बात ऑटो, निफ्टी ऑटो सेक्टर अभी कल की मार्केट में 28,150 के आसपास क्लोज हुआ था। प्री मार्केट इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग कि ये 3.42% पे ओपन हो रहा है। मेरा मानना यह है कि हमको इसको 26,200-500 के आसपास तक का वेट करना चाहिए, जो कि आ भी जाएगा। सो अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फिर फ्रेश एवरेजिंग करनी है तो आप 26,300-500 के रेंज के आसपास का वेट करिए। यही एक सिंसियर सजेशन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि अगर आप यूएई लीजिएगा, आप यूएस लीजिएगा, आप ईरानियन मार्केट, कोई भी एक, ये पूरा जो पैच है, ये पूरा जहां पर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर आप इन पूरे एरिया को उठाएंगे तो हमारे लिए एक बड़ा मार्केट भी था ये। तो वहां से अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है तो अभी के लिए डिस्टर्बेंस होगा, बट यस फ्यूचर में डिमांड वापस से रिवाइव हो जाएगी तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। अब थोड़े बहुत जो फ्यूचर, अभी जो करंट में यानी नियर फ्यूचर में जो हो सकने वाला चीज है, उसकी वजह से फिलहाल हमको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर 26,200-300 के आसपास का, एंड आई सजेस्ट वेट फॉर दैट। ठीक है, अब हमारे बीच मुदित गोयल साहब भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी इस समय जो है वो बढ़ती हुई ख़राब होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में पेन था, लेकिन अभी जो यहाँ पर जो प्री ओपन सेशन, हालांकि कुछ सेकंड ही बचे हैं अब यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए पेन दिखने को मिला। ये देखिए मार्केट में इस समय अगर आप देखें यहाँ पर तो जो करीब 317 पॉइंट्स का दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर, 245 पॉइंट हो गया, करीब 1% के आसपास का जो दबाव है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप सेंसेक्स में देखें तो 1000 पॉइंट का दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से चला जाऊँ, यहाँ पर स्थितियाँ देखूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे निफ्टी बैंक देखें तो यहाँ पे करीब करीब अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा हम इंडेक्स के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो आप ऑटो में देखिए 2% की गिरावट के आसपास यहाँ पे है। फाइनेंशियल टूटे पड़े हैं यहाँ पर, करीब आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा पेन देखिए निफ्टी जो आईटी है वो 1.5% के आसपास, ऑटो में 2% के आसपास, फार्मा 1% के आसपास, पीएसयू बैंक जो हम लोग बात कर रहे थे वो करीब करीब यहाँ पर 1.5% के आसपास यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है गिरावट। निफ्टी रियलिटी में देखिए 2-2.5% के आसपास, यानी कि हर सेक्टर में यहाँ पे बुरा हाल है। यहाँ पे अगर आप इंडिया विक्स की हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया विक्स क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो वो भी आपको बताते हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए इंडिया विक्स में 14%, 14.5% का उछाल 15 के पार। आप ये देखिए ये काफी ज्यादा इंडिकेशन वॉलेटिलिटी के हैं यहाँ पे, 15% से ज्यादा आप देखिए आसपास की गिरावट दिख रही है। सर क्या कहेंगे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अर्श जी, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ यू बोनस। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए ये न्यूज बेस्ड सारी करेक्शन देखने को मिल रही है, और इससे एक चीज साफ हुई है कि मार्केट में अब लेवल्स वाला मैटर नहीं है, मैटर है न्यूज बेस्ड। जिस तरह की न्यूज निकल कर आती जाएंगी उस तरह की करेक्शंस या उस तरह के मूवमेंट मार्केट्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज जो डेली चार्ट पर निकल कर आ रही है, निफ्टी अपने सपोर्ट जोन में एंटर कर चुका है, क्योंकि बजट वाला जो सेशन था 1 फरवरी को, वहां पर जो लो बने थे करीब करीब 24,600 के आसपास के लो बने थे, और निफ्टी में आज के सेशन में ओपनिंग नोट पर 24,645 के आसपास के लो बनाए हैं। वहां से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो 300-310 पॉइंट का जो भी करेक्शन है ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, और मार्केट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए लास्ट फ्राइडे को लास्ट के आधा घंटे में जिस तरह का सेल ऑफ 150 पॉइंट का देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं वहां से क्लियर इंडिकेशन था कुछ वीकेंड पे अनाउंसमेंट हो सकते हैं, और उसी तरह का अब रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट स्टिल हमारा एक ही मानना है 24,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वो लोज कहीं भी ब्रेक हुए तो फिर उसके बाद और मेजर पेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जितनी लाइट पोजीशन के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे
उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। एमटीएफ में बहुत लोग ट्रेड करते हैं या ओवर वैल्यू ट्रेड करते हैं, वहां पोजीशंस आपकी बिगड़ सकती हैं, तो इसलिए बेटर रहेगा या तो ट्रेड करिए ही मत। अगर ट्रेड करना है तो बहुत लाइट क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा, अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन पोजीशंस लाइट ही रहने की सलाह होगी। ठीक है, और बिल्कुल जैसे हमने सवेरे कहा था अपने दर्शकों को कि भाई कहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में ये दो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। और इसका लॉजिक भी है, हमने आपको बताया था, अपस्ट्रीम कंपनीज हैं यहाँ पर, उसका फायदा मिलता है क्रूड बढ़ता हुआ, तो बाकी जगह पे पेन जो है वो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ओएनजीसी में दबाव है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे ऑयल इंडिया देखिए ग्रीन में करीब 3% की तेजी साफ तौर पे ऑयल इंडिया में देखने को मिल रही है यहाँ पर। और अंबाला मैम ने भी बेट के लिए ऑयल इंडिया को यहाँ पर सजेस्ट किया था। यहाँ पर ये जो चीज़ है मैम, जिस तरीके से अभी यहाँ पर सर कह रहे थे, और मैं आपसे सुबह भी ये सवाल पूछा था कि जो क्लोजिंग थी वो 24,800 के आसपास होती दिख रही है, लेकिन जो लो था वो 24,575 के आसपास का था। वो अब क्या अगला नंबर उसी का है, वो जो यहाँ के वहाँ पर काफी मजबूत सपोर्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के जो लेवल से क्या वो वहां पर ब्रेक होते हुए दिखेंगे अब? आप निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना जी। तो मतलब मैं तो डराना नहीं चाहती, बट मैं देख रही हूँ हर्षी की 24,300 200 आना है और आ जाएगा कि कल आएगा। वैसे भी कल हॉलीडे है, तो आप ये समझ के चले कि बहुत ज्यादा पोजीशंस लोग कैरी करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो हो सकता है 2-4 दिन के अंदर में आ जाए। आज भी पॉसिबल है, बट आज कितना एब्सोल्यूट नहीं बोल रही, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन होकर के थोड़ा सा रिकवरी दिख रहा है, बट पॉसिबिलिटीज तो है। तो इस हफ्ते अगले 10 दिन का प्लानिंग आप करिए कि आपको 24,300 के आसपास का मार्केट दिखे। तो फिलहाल के लिए जो व्यू आपको लेकर के चलना चाहिए कि करना क्या है, तो थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिए और सेल ऑन राइज का व्यू बना करके अपने हेज ट्रेड को प्लान कीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा और ऊपर इसको लाइक 1% का, अभी 1% रिकवरी ऑलरेडी हो गई है। अब यहाँ से आप मान के चले कि 25,050 के आसपास अगर निफ्टी आ जाए, वहां पर अपने न्यूट्रल ट्रेड्स को प्लान कर लीजिए। अपनी पॉसिबिलिटीज के साथ आपका बन जाएगा। ठीक है। अच्छा मुदित जी, आप कहीं शॉर्टिंग की सलाह देंगे या फिर इस बाजार के बीच में जो आप यहाँ पे हिटर के तौर पे बहुत सारे जो लेवल्स देते हैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, यहाँ पे जो है हमारे दर्शकों को सजेस्ट करते हैं, कहाँ पर नजर रहेगी आपकी? नहीं देखिए, अभी मैं कोई भी ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे भी जो ट्रेडिंग का रूल रहता है, फर्स्ट 15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरह की चाल दिखाता है। तो इसलिए फर्स्ट 15 मिनट तो अभी हुए भी नहीं है, अभी 5-6 मिनट ही हुए हैं, तो मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। और कहीं भी 9:30 के बाद कोई अपॉर्चुनिटी लगेगी तो डेफिनेटली शेयर करेंगे। लेकिन मैं एक चीज साफ बोल रहा हूँ, मैं अपने चार्ट्स के हिसाब से, अपने डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। जो लोग ये सोचकर ट्रेड करें कि आज मार्केट गिर जाएगा और गिर जाएगा और गिर जाएगा, गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखा रही है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको लॉन्ग नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करने की भी सलाह नहीं है। बिल्कुल आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्थिति दिखाते हैं, जो ईरान और यहाँ पे यूएस से जुड़े हुए यहाँ पे जो स्थिति से स्टॉक थे वहाँ पे क्या हाल हो रखा है। सबसे पहले आपके सामने देखिए आईओसी, बीपीसीएल, एचवीसीएल स्टॉक लाते हैं, अच्छा खासा 3-4% ये स्टॉक जो है वो टूटे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इंडिको की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो इंडिको जैसे जो शेयर हैं उसमें भी साफ तौर पर दबाव, इंटरग्लोब एविएशन में दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक 4-4.5% का करीब, अभी ये देखिए यहाँ पर मैं देखा था 4%, करीब 2.5% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा आप एशियन पेंट्स, यहाँ पे बर्जर पेंट्स, नेरोलैक की बात करें यहाँ पर, वहाँ पे भी 3-3.5% का दबाव वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। क्रूड साफ तौर पे जब तेजी होती है तो इसका इंपैक्ट इन शेयरों पर जरूर पड़ता है, पेंट से जुड़े शेयर्स के ऊपर, क्योंकि लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उसमें वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हमने बताया आपको, यहाँ पर जो एविएशन से जुड़े स्टॉक्स हैं यहाँ पे, या फिर टूर एंड ट्रेवल से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर दबाव साफ तौर पे देखने को मिलता है यहाँ पर। ओएनजीसी जो स्टॉक है वो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे तेजी है, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में तेजी है, लेकिन जो और निफ्टी के अगर आप देखें यहाँ पे स्टॉक्स, तो उसमें साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज देख लीजिए, और खासतौर पे जो नंबर्स बड़े जो बेहतर आए यहाँ पर सेल्स के, फरवरी सेल्स के नतीजे, जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए, आप मारुति को उठा के देख लीजिए या फिर दूसरे नंबर्स M&M को उठा के देख लीजिए, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। आप बजाज फिनसर्व को देखिए, डॉक्टर फार्मा के सेक्टर में उठा के देखिए, सब जगह पे गिरावट देखने को मिल रही है, बुरी तरीके से पिटाई चल रही है। बाजार साफ तौर पे दिख रहा है कि पेन में है। इंडिया विक्स जो है वो 15 से 16% का उछाल दिखा रहा है, काफी ज्यादा जो वोलेटिलिटी है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। और ऐसे में आपको अब संभल के रहना है। देखिए कोई जरूरत नहीं ट्रेड लेने की,
कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बाजार में। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप संभलिए, अभी पोजीशन को देखिए यहाँ पर की स्थिति क्या बन रही है। और जो हम लोग सुबह भी बात करते कि जिन अच्छे स्टॉक्स में कन्विक्शन है उसमें आप बने रहिए। मुदित जी, आपकी कोई सलाह यहाँ पर निफ्टी बैंक को लेकर यहाँ पर? और क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दबाव है वो तो सब जगह पर है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में क्या करना चाहिए, यहाँ पे बैंकिंग शेयर्स में क्या करना चाहिए? देखिए, बैंकिंग शेयर में अभी होल्ड करके चलना है। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, निफ्टी में काफी पिटाई देखने को मिली है। सबसे पहले आईटी निकल कर आया, एआई को लेकर खबरें बनी। फिर बैंक निफ्टी में जब ओवर बॉट हो गया तो बैंक निफ्टी में सेटल होने के लिए बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला, उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी में नजर आया। तो निफ्टी हाईली ओवर सोल्ड टेरिटरी में चला गया है। जैसे ही किसी सेक्टर से कहीं से भी कोई सपोर्ट आया, निफ्टी में बहुत अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। आपने बैंक निफ्टी की बात करी, बैंक निफ्टी में भी अच्छी गैप डाउन ओपनिंग के बाद लोअर लेवल से बहुत बढ़िया रिकवरी चार्ट्स पर हो रही है। तो अभी भी बैंक निफ्टी अपनी डेली सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक हेल्दी साइन है, पॉजिटिव साइन है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलेगी तो उसका इंपैक्ट निफ्टी में भी नजर आएगा। तो यहाँ पे मेरी शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। जिसके पास भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी है, मैं यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन शॉर्टिंग करना थोड़ा सा, मैं साफ बोलूंगा, यहाँ पे पाप लगेगा आपको अगर आपने शॉर्ट किया तो, क्योंकि इन लेवल पर शॉर्टिंग अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल आप होल्ड करके चलिए। बिल्कुल पाप लगेगा, नुकसान होगा तो पाप लगेगा। और हमारे एक्सपर्ट्स जो है देखिए आपको पहले ही आगाह कर देते हैं तमाम चीज़ों को लेके, मतलब नुकसान तो झेलेंगे साथ में पाप भी लगेगा, मुदीर जी कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसके अलावा मेटल शेयर में आप देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को देखें या फिर आप डिफेंस शेयरों को देखें यहाँ पर, तो डिफेंस शेयरों में भी एक अच्छी रौनक बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। जो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ऐसी स्थिति में जो डिफेंस शेयर्स होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो उसमें ज़रूर देखने को स्थिति मिल रही है। तो ओवरऑल आपके सामने हमने रखा है यहाँ पे पर्सपेक्टिव। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। यहाँ पे अंबाला मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज, और फिर मैं मुदीर सर के पास जाता हूँ। देखिए, हमने आज बहुत सारे स्टॉक्स आज भी डिस्कशन में लाए हैं, और जो भी व्यू आपके साथ में अबाउट इंडेक्स पे रखा है वैसा ही सेम व्यू मेंबर्स के साथ भी रखा है। जब भी जहां पर भी रहेंगे तो व्यू वही रहेगा। सो दिस इज अ डिस्क्लोजर। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो रिकमेंडेशन के तौर पर आज आया है या फिर मैं उसको होल्ड करके रखा है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। रिस्क कहने की बात नहीं होती, रिस्क ही होता है। उसको समझो और उसके हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान करिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।